चुनाव जो है राजस्थान का वो अपने चरम पर आ चुका है और ऐसे में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, जिनसे समझेंगे कि चुनाव फिलहाल जब लगभग शायद 48 घंटे या 72 घंटे से कम का समय बचा है जब पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचेंगे, अब आप चुनाव को किस जगह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है इस चुनाव? देखिए, 100 घंटे से कुछ कम का समय शेष रहा है जब राजस्थान के भविष्य की, राजस्थान के तकदीर की इबारत राजस्थान के लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता लिखने वाले हैं। लेकिन पिछले चुनाव में 2018 में राजस्थान के 3.5 करोड़ मतदाताओं ने जिस अपने मताधिकार का प्रयोग किया, एक छोटे से अंतर से, आधा प्रतिशत से कम के अंतर से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, इसका खामियाजा राजस्थान के इन 3.5 करोड़ मतदाताओं के साथ साथ में 7 करोड़ निवासियों ने भी खून के आंसू पी पी करके ऐसा भुगता है। इस सरकार के किए गए वादों की खिलाफी और सरकार द्वारा सामान्य अपेक्षा, जिस तरह के प्रशासन की अपेक्षा होती है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के चलते हुए आज राजस्थान की जनता का, समाज का हर वर्ग और संवर्ग अपने आप के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, ऐसा महसूस करता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और अब के बार ऐसा धोखा करने वाले लोगों को अपने किए के अंजाम को भुगताने के लिए कमर कस करके तैयार खड़ा है। गजेंद्र सिंह जी, ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। हुए के हिसाब से भी राजस्थान 5 राज्यों का चुनाव है, लेकिन राजस्थान को एक अलग महत्वता पॉलिटिकल पार्टीज ने दी है। वजह यह है कि पिछले 5 साल काफ़ी कुछ घटा, जो चाहे फिर वोटर के मानसिक उस पर भी साथ लेकर चल रहा है। बाड़ेबंदी में सरकार रही और सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही भाजपा पे कि वो सरकार गिराने में लगी हुई थी। भाजपा ये कहती रही कि कांग्रेस के अंदर की खींचतान थी। तो आपको लगता है वो 5 साल, 4.5 साल जो कुछ भी हुआ, वो वोटिंग जब होगी उस पैटर्न में नजर आएगा? देखिए, निश्चित ही वर्तमान अशोक गहलोत सरकार चुनाव का परिणाम आने के साथ ही और मुख्यमंत्री तय होने के पहले से ही एक आपसी विग्रह का शिकार थी। निश्चित रूप से गहलोत साहब जादूगर हैं, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 1998 में चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और बना था। 2008 में भी चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने और 2018 में भी यही स्थिति थी। लेकिन ये जो सरकार इस बार आपसी विग्रह का शिकार रही, इनकी जो आपसी सिर्फ उटव्वल थी, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। सरकार का फोकस और सरकार के मुखिया जी का ध्यान केवल कुर्सी बचाने में लगा था और शेष बचे लोगों का ध्यान कुर्सी को हथियाने में लगा हुआ था। इस बचाने और हथियाने के संकट के बीच, संघर्ष के बीच में राजस्थान की जनता 2 पाटन के बीच में पिस गई। राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई, राजस्थान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई और केवल मैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को खुले मंच से स्वीकार कर चुके हैं, सदन में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये सदी की लोकतांत्रिक भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। और भ्रष्टाचार के कारनामे लाल पीली काली डायरियों में पता नहीं कहाँ कहाँ अंकित हैं, ये आज राजस्थान का हर आदमी जानता है और उत्सुकता के साथ में उसके खुलासे का इंतज़ार भी कर रहा है। इसके आगे बढ़ कर के भी जिस तरह से महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार हुआ, जिस तरह से राजस्थान को माफिया राज के हवाले कर दिया गया, सामान्य मानवी जो है अपने आप को भयाक्रांत ऐसा महसूस कर रहा था। राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी पीड़ित थे, क्योंकि 2 पैसे अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से कमाने वाला व्यक्ति रंगदारी की वसूली के साथ जो है कि डर के साये में जी रहा था। राजस्थान में 7,000 से ज़्यादा निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, हजारों दलितों के साथ में अपमानजनक व्यवहार करके और दलितों के प्रति अपराध में नंबर 1 पर राजस्थान आया। और इन सब के अतिरिक्त राजस्थान को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आर्थिक रूप से कंगाल करके सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की मोदी जी की योजनाओं को बेपटरी करने का काम भी इस वर्तमान सरकार ने किया,
इसलिए इनके विग्रह के चलते राजस्थान के जनता के खाते में 100% नुकसान के अतिरिक्त और कोई नहीं हुआ आपने इनके विग्रह का जिक्र किया, फर्ज कीजिए और आप दावा भी करते हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, तो क्या यही चीज़, क्योंकि आपसी खींचतान तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, तो क्या यही 5 साल बस पार्टी दूसरी होगी, सरकार किसी और पार्टी की होगी, होगा वही सब? देखा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती। कांग्रेस में आज निर्णय करने की नेतृत्व में न तो क्षमता है और न साहसी है। हमने सबने देखा था कि आलाकमान के निर्णय को धता बताने वाले व्यक्ति आलाकमान के सिर से सिर भिड़ा करके लॉगरहेड होने वाले व्यक्ति कभी जो है आलाकमान कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिरकार उनको टिकट से नवाजना पड़ा। सर, दोनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप अब दोनों की जोड़ी को कैसे देखते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व सक्षम है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व रखने वाला जो संस्थान है और वो जो निर्णय करेगा उस निर्णय को हम सब लोग स्वीकार करेंगे, खुले मन से स्वीकार करेंगे। और मैं आज आपको एक बात विश्वास के साथ में कहता हूँ कि चाहे जो भी राजस्थान का भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये सुनिश्चित है, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सफल हो, यशस्वी हो और राजस्थान की जितनी क्षमताएं हैं, जिस तरह की राजस्थान के में पोटेंशियल है उसके अनुरूप राजस्थान विकसित हो और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक सधे हुए कदमों के साथ में, ठोस कदमों के साथ में इस अमृत काल में बढ़ रहा है, इस यात्रा का ग्रोथ इंजन राजस्थान बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हम सब लोग मिलकर के सफल बनाए, इसके लिए पूरी प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ हम सब काम करेंगे। लेकिन सर, जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अशोक गहलोत हों, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो तो राजस्थान की जनता के बीच ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदाना हैं। उन्होंने ये कहा कि 15 लाख रुपए आए खाते में, नहीं आए, ऐसी तमाम बातें कही। उन्होंने किसानों का मुद्दा किया और फिर जब आज मैनिफेस्टो जारी हुआ तब भी उन्होंने कहा कि वो ओबीसी में थे नहीं, हो जो ओबीसी का प्यार हो तो सीएम बने तब ओबीसी में आए। तो ये तो जनता के बीच ये सारे मुद्दे लेकर जा रहे हैं। देखिए, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसको ये कांग्रेस में जो एक परिवार को पोषित करने के लिए अपना जीवन बिताने वाले कभी स्वीकार नहीं कर सकेंगे, कभी सहज रूप से उसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे और उनके पेट में हमेशा दर्द इस विषय को लेकर के होता ही रहेगा। सर, अब आप आज मैनिफेस्टो में एक बहुत उनकी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जीवन बदलने वाला जो है मैनिफेस्टो है, जिसमें स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा, उन्होंने ये कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान और ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करती रहे, हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम मुद्दों की बात कही। उन्होंने कहा कि 25 लाख नहीं, अब 50 लाख चिरंजीवी योजना होगी। ये देखिए, एक ऐसी सरकार और सरकार में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी जिसने 2018 में 5 साल पहले अपने घोषणा पत्र के द्वारा जितने वादे किए थे, मैं आपको जिम्मेदारी से कहूँगा कि पहले पन्ने को उठा करके पहली लाइन से पढ़ना शुरू करिए और आखिरी लाइन तक, जो लगभग सारे विषयों पर फेल हो गई। केवल जो सक्सेसफुल हुआ वो ऐसे ही विषय थे जहाँ भारत सरकार की योजना का प्रत्यक्ष रूप से या उसका नाम बदल करके उन्होंने कहीं कुछ लोगों को लाभ पहुँचा पाए होंगे। उन भारत सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन था, उसको छोड़ दें, शेष एक भी वादा सरकार निभा नहीं पाई। जिस सरकार ने किसानों को आत्महत्या का उपहार दिया हो, जिस सरकार ने किसानों के ज़मीन नीलामी का उपहार दिया हो, जिस सरकार ने अपने अकर्मण्यता के चलते हुए राजस्थान के किसान को 1000 रुपया प्रति बोरी, प्रति क्विंटल कम में बाजरी बेचने को मजबूर किया हो, वो अब किसान की बात करती है? क्या उसको शोभा देता है? जिस सरकार के अकर्मण्यता के चलते, विफलता के चलते, अक्षमता के चलते हुए राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, हज़ारों महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, हज़ारों छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी की हो, सैकड़ों छोटी बच्चियों को दरिंदगी के बाद में गला घोंट करके, तेजाब डाल करके, भट्टी में झोंक करके मार दिया गया, वो अब महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। जिस सरकार में बेरोजगारों को नौकरी का वादा और बेरोजगारी भत्ते का वादा करने के बाद, सरकार में आने के बाद 70 लाख युवाओं के सपनों को तार तार किया गया, 17 बार पेपर लीक हुआ,
संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हुआ, वो सरकार अब युवाओं और रोजगार की बात करे अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से। जिस सरकार के समय में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई हो, आयुष्मान भारत योजना को अलग नाम दे करके अपने खाते में दर्ज कराने के प्रयासों के चलते जहां व्यवस्थाएं ही सिमट गई और गड़बड़ा गई हो, वो सरकार जो हर वर्ग और संवर्ग के साथ किए गए वादे को निभाने में विफल हो गई हो, वो अब फिर नए वादों के साथ में आए, उन्हीं वादों को नए कलेवर में लेकर के आए, कुछ और बड़ा लिख करके लेकर के आए। जनता सहज रूप से विश्वास नहीं करती। आप क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं, उनको समझते हैं, आपको लगता है कि ये ओपीएस, जैसे ओपीएस का कोई तोड़ भाजपा ने अभी तक नहीं दिया, या जैसे ये सोशल सिक्योरिटी में तमाम जो चीज़ें आई हैं, जो कहा है कि युवाओं को रोज़गार की बात 10 लाख, तो ये इम्पैक्ट करेगा जब ये बताया जाएगा कि तुमको अपना LIC भी कराता है आदमी, उसको पता है मरना नहीं मरना, लेकिन वो कराता है उस विश्वास से कि जब अगर कुछ ऐसा अनहोनी हुई, ये सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं दिमाग में घर करेगी और कांग्रेस को फ़ायदा दे सकती है। बहन जी, LIC लोग जो है वो निवेश का लाभ मिलेगा उसके दृष्टिकोण से उसको प्राथमिकता के रखते हुए कराते हैं। इस हिंदुस्तान में LIC कि मैं मरूंगा तो पैसा मिलेगा, इसको सोच करके नहीं कराता। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। लेकिन जिस सरकार की खुद की गारंटी फेल हो गई हो, जिस सरकार के 5 साल के कालखंड में समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हो, तो हिंदी में एक कहावत होती है, दूध का जला छाछ को फूंक मार करके पीता है। और राजस्थान के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं करते। इस सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। इन धोखेबाजों को धोखे की सज़ा जनता देने के लिए कमर कस करके तैयार बैठी है। रही बात गारंटीज़ की, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि गारंटीज़ देने की इस तरह के ताबड़तोड़ अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकार ये जानती है या पॉलिटिकल पार्टी ये जानती है, कांग्रेस जो राजस्थान में सत्ता में बैठी है, कि उनकी धरातल खिसक गई है और 4.5 साल तक वो डिलीवर नहीं कर पाए। अगर उन्होंने 2018 के घोषणा पत्र के अनुरूप सारे वादों को पूरा कर दिया होता, वो 96% की बात करते, तो अभी ये ताबड़तोड़ छोटी छोटी घोषणाएं करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब गोबर खरीदेंगे, जो सरकार दूध का भुगतान करने में विफल हो गई है, 6 महीने से पशुपालकों को दूध जो डेयरी को दिया गया था उसका भुगतान नहीं कर पा रही है। जो सरकार तय योजना के अनुरूप, घोषित योजना के अनुरूप, चल रही परंपरा के अनुरूप बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं दे पाई, 85,000 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब नए सिरे से घोषणा कर रही है कि हर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को देंगे। देखिए, पब्लिक भी समझती है और जानती है, सिर्फ कोरे कागजों पर काले अक्षर लिख देने से जनता का विश्वास अर्जित नहीं किया जा सकता। जनता का विश्वास डिलीवर करके अर्जित होता है, जिसको करने में सरकार फेल हो गई है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अभी पॉलिटिकल पार्टियां ये मुफ्त फ्रीबीज पे आ गई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी लाइन लगा ली है। तो वजह क्या है सर? जब भारतीय जनता पार्टी तो अगेंस्ट थी फ्रीबीज के, मुफ्तखोरी के, लेकिन वो भी उसी लाइन में घुस गई है। देखिए, एक विषय को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई। हमने अस्तित्व में आने के समय जो अपने घोषणा पत्रों में वादे किए थे कि हम 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको बराबरी पर ला करके खड़ा करेंगे, जब कभी भी हमारी क्षमता होगी, जनता हमको अवसर प्रदान करेगी, हम इन सब विषयों पर काम करेंगे। आपने देखा होगा कि इन सब विषयों पर काम हुआ है। जब कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए कोई विज़न तय करे और उसको डिलीवर करे, तो वो फ्रीबीज नहीं कहलाती। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आने से पहले अपना विज़न डॉक्यूमेंट रखे और उसको 5 साल तक पूरा करे, तो वो फ्रीबीज नहीं कहलाती। सरकार का जब जाना सुनिश्चित हो गया हो और अपनी खिसकती हुई सरजमीन को बचाने के लिए वो इस तरह के जो है खोखले, थोथे, आधार विहीन वादे करे, वो फ्रीबीज होती हैं। आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम गरीब को आवास देंगे, तब हमारे पास में 4 करोड़ गरीबों को आवास देकर के लाए हुए जीवन का में परिवर्तन का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब हम ये कहते हैं कि हम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, हम गरीब के घर तक बिजली पहुंचाएंगे, तब 4 करोड़ लोगों के घर तक पहुंची हुई बिजली का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब हम किसान से खरीद की MSP की बात करते हैं, तो 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देने और देने को सुनिश्चित करने के साथ साथ में खरीद को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ में, तब जनता हमारे कहे पर विश्वास करती है।
लेकिन जो सरकार बाजरा खरीदने में फेल हो गई हो, वो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की बात करे तो लोग साहब सपने में भी अगर सुनेंगे तो हंसना शुरू कर देंगे। सर मेरे आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक, आप पे ये आरोप भी लग रहा है कि आप लोग दलित और SC ST के विरोध के लिए कांग्रेस को तो हमेशा सवाल खड़े करते रहे। जैसे मलिंगा जी MLA जो थे, उनका जो इशू आया उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने उससे टिकट दे दी, सिंबल से। तो ऐसे में अब कहाँ गई वो सारी बातें जब राजेंद्र सिंह राठौड़ जी जाकर कहते हैं कि कांग्रेस विरोधी है, दलित विरोधी है, SC विरोधी है, और अब वही तस्वीर जो है आपकी पार्टी के साथ नजर आ रही है। देखिए, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 2022-23 की घटना या 23-22 की घटना जिसको 1.5 साल बीत गया, 1.5 साल में लगभग 500 से ज़्यादा दिन बीते हैं। उस 500 दिन में वो हर्षाधिपति या उसके प्रति सहानुभूति कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। उस 500 दिन में गिरिराज सिंह मलिंगा अपराधी है, इसने दलितों के प्रति अपराध किया अपनी सरकार बचाने के लिए, वो अछूत और हे नहीं था। जो मुकदमा दर्ज किया गया, उस मुकदमे में दर्ज करने में संदेह, क्योंकि 12 घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में ये लिखना, क्योंकि कोई भी इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी कम से कम अपने विधायक को तो पहचानता ही होगा। FIR में ये लिखा जाना, जब प्रारंभिक FIR घटना के आधे घंटे बाद में आई, उसमें ये लिखा होना कि अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया, ये संदेह को पैदा करता है। और 1.5 साल तक अगर किसी ने अपराध किया था दलित के प्रति, तो मेरा प्रश्न ये है कि उसको दबाने की, छुपाने की काम अशोक गहलोत सरकार ने क्यों किया था? क्यों नहीं अब तक चालान पेश किया था? क्योंकि तब तक वो उनके प्रिय थे। अब जब जिस व्यक्ति के प्रति 1.5 साल तक उसके अपराध को सिद्ध करके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको अपराध सिद्ध नहीं कर पाई, वो जब कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गया हो, तब आप उसको अपराधी का सर्टिफिकेट दे देंगे? लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको चार्जशीट करने दीजिए, उसके बाद में ये तो प्रश्न पूछे तो मुझे समझ में आता। आज तक अगर उसको 1.5 साल बाद में भी पुलिस उसको अपराधी घोषित नहीं कर पाई, जो गहलोत साहब की पुलिस थी, जो दलितों के खैरख्वाह होने की बात कर रहे हैं, जो जाकर के घड़ियाली आंसू बहाने और पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनको इस बात का चारित्रिक अधिकार नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रश्न अगर वो कहीं करें तो मुझे लगता है कि जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आप अगर करती हैं तो उनके पास में शायद जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत रेलेवेंट, जवाब बहुत रेलेवेंट। एक और आरोप आप पे लगता है कि जब कोई मुद्दा नहीं है, प्रियंका गांधी कह रही हैं कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर बात होती है कि हम हसनपुरा को हरिपुरा बना देंगे, बात होती है कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, इस तरह की बातें सांसद की तरफ से आती हैं बाबा बालकनाथ। तो ये वापस से उसको तुष्टिकरण के लिए? देखिए, मैं बाबा बालकनाथ जी के कहे गए वक्तव्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहूँगा कि इस 5 साल के सरकार में, इस 5 साल के शासन में सरकार ने जम करके तुष्टिकरण किया है। वो ऐसे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी, फाउंडर अंग्रेज थे, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था आज देश जानता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए पार्टी ने अंग्रेज़ों से एक विषय सीखा था कि बांटो, फूट डालो, राज करो। पहले देश को बांटा गया, भारत माता के टुकड़े किए इन्होंने, फिर देश में को विभिन्न राज्यों के बोली आधार पर बांटने का काम किया, भाषा के आधार पर बांटने का काम किया। अपनी कुर्सियों को बचाए रखने के लिए देश में को मज़हब के आधार पर बांटने का षड्यंत्र किया, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़ों के नाम पर बांटा, और अब जाति के नाम पर बांटने का पाप कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये इस पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता की कुर्सियां हथियाने के लिए हमेशा सारी सीमाओं को लांघा है। और पिछले 5 साल में अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए गहलोत साहब ने सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की हो, चाहे वो करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर के दंगों की जांच का विषय हो। जो दंगाई पेट्रोल बम फेंक रहे थे, मैं मेरे शहर के विषय में बताऊँ, जो दंगाई पेट्रोल बम फेंक रहे थे घरों में, जो सरेआम तलवारें लेकर के घरों में घुस करके महिलाओं के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो लोगों के घर जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो आतंक फैला रहे थे, जो डराने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल पर चलते हुए व्यक्ति के पीछे दौड़ करके पीठ पीछे चाकू मार रहे थे, उनको और अपनी माताओं बहनों की इज्जत और अपने घरों को जलने से बचाने के लिए एकत्रित होकर के बाहर खड़े लोग जो वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों, उनके विरुद्ध सेम धाराओं में मुकदमे दर्ज हों और 4
मजहबी आतंकवादी गिरफ्तार किए जाएं और 14 हनुमान चालीसा पढ़ने वाले गिरफ्तार किए जाएं, तब तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, हसनपुरा और हरिपुरा को हकीकत में कौन करता है, ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए रोड रेज की घटना में मारे गए व्यक्ति को 50 लाख रुपए मुआवजा 1 घंटे में सरकार दे और ट्वीट करे, और एक दलित जिसको के बच्चे 2 बच्चे जिनको गैंगवार की आपसी लड़ाई में संदेह में गाड़ियों से कुचल करके टुकड़े टुकड़े चिथड़े चिथड़े कर दिया जाए, उनके बिलखते हुआ माँ बाप वहाँ 10 दिन तक सड़क पर बैठे रहें कि मुआवजा सरकार कुछ ज़्यादा दे दे, हम अपना पेट पाल सकें, यही एकमात्र हमारा सहारा थे। उसको 2 लाख से तीसरा लाख देने के लिए सरकार के कान पे जूने रहेंगे, समाज को एकत्रित करके पैसा देना पड़े 1 करोड़ रुपया, तब क्या जनता समझती नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, कि समाज को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। ये जो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी को, क्योंकि उनको तो बाघ की अटखेलियाँ और वाड्रा साहब की हथियाई हुई ज़मीन के अतिरिक्त कुछ नज़र नहीं आता, तो उनको हकीकत नज़र नहीं आती, क्योंकि उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए हुए महिला के साथ अत्याचार ही दिखते हैं। लड़की उन लड़ सकती वाली को जब सवाई माधोपुर में वो बाघिन के बच्चों को निहार रही होती हैं, तब एक गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी आवाज़ और चीख उनको सुनाई नहीं देती, उसका दर्द उनको महसूस नहीं होता। उनको शायद मुझे लगता है कि दूरदृष्टि का दोष भी है, और वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको ये दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जो जनता है, बस उनको ये अब की बार किसकी सरकार और कितने के पार? देखिए, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बनना उतना ही सुनिश्चित है और उतना ही अटल सत्य है कि गंगा जो है वो हिमालय से उद्गम होकर के निकलती है। ये उतना ही सत्य है कि कल का सूर्योदय पूरब से हुआ था और आज का सूर्यास्त पश्चिम से होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है, और अब की बार एक नया इतिहास राजस्थान में बनेगा। 2013 में जिस तरह से राजस्थान की जनता ने इनको 21 पर समेटा था, अब की बार मुझे लगता है, और मैं नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी के नेता ही कहते थे कि अब की बार हम फॉर्च्यूनर या इनोवा में जाने जितने ही बचने वाले हैं। जब मैं धरातल की हकीकत देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इनोवा भी अब सीटें खाली रह जाएंगी, एक स्कूटर पे हम 2 हमारे 2 जैसी स्थिति न हो जाए, केवल ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह जी, जो धुआंधार प्रचार के बीच समय निकालकर लगातार जो जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और एक भी कार्यकर्ता जो अगर सड़क पर खड़ा है इस आस में कि भाजपा का कोई नेता मिले तो वो उतर के मिल रहे हैं, ये लगातार हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फर्स्ट इंडिया से बात की, धन्यवाद।